तो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था 10th। कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन समझ में आ गया वहां से आपको? क्वेश्चन नंबर 15 पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोरेटा अलॉटमेंट और अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एरियर। प्रोरेटा अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर। तो ये एक और कॉन्सेप्ट कि अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर्मूला मैंने कल शॉर्टकट लिखवा दिया था प्रोरेटा वाला। अ कंपनी इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 rupees payable on application, 4 on allotment, balance as and when required. Application received 1,40,000 इक्विटी शेयर्स। अलॉटमेंट 80 को दिया है पूरा 80, 50 को दिया है 20 और 10 को कर दिया है रिजेक्ट। तो अब ये बात तो समझ में आने लग गई कि हमारे पास कि इस तरह से यदि प्रोरेटा अलॉटमेंट कहीं भी दिख रहा है तो हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स and given 1000 shares failed to pay allotment money and his shares were forfeited। ये तो इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि जो कॉल्जिन एरियर है वो प्रोरेटा वाला नहीं है। जिसको अप्लाइड 1000 है और अलॉटेड 1000 है उसने कॉल्जिन एरियर किया है। तो उसका कॉल्जिन एरियर निकालना तो डायरेक्ट होता है बिल्कुल। जहां प्रोरेटा है और वहां पे कॉल्जिन एरियर का इशू आएगा वो चाहिए मुझे। तो 1 मिनट होल्ड करते हैं, कोई और बेटर क्वेश्चन पे आता हूँ एक बार। यस, पहले ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। इसमें है वो पूरा कैलकुलेशन। कंपनी इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम ऑफ 2 rupees पर शेयर, पेबल एज एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट पे हो गया आपका 3 + 2, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकेंड कॉल पे 3। Applications were received for 60,000 shares. Allotment was made on pro rata basis to the applicant for 48,000 shares. 48,000 को pro rata basis पे allot किया है और remaining को refuse कर दिया है। तो 48,000 को कितने shares allot हुए? 48,000 पे कितने shares allot हुए? 40,000 allot हुए क्योंकि हमें 40,000 ही issue करने थे। तो 48,000 को हमने 40,000 शेयर्स अलॉट किए हैं। रिमेनिंग एप्लीकेशंस 12,000 एप्लीकेशंस बची, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया है। मनी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ए टू whom 1600 shares were allotted failed to pay allotment money, b to whom 2000 shares were allotted failed to pay calls. These shares were subsequently forfeited after final call। जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। पहले वर्किंग नोट।
क्वेश्चन नंबर 23, एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस एक तो हमारे पास 48,000 आई थी, एक 12,000, टोटल 60,000। अलॉटेड 40 nil। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी हमने कॉल की है 2 रुपए। एप्लीकेशन मनी कॉल की है 2 रुपए। 96,000, 24,000, 1,20,000। अब तक तो ये क्लियर हो चुका है सबको। अलॉटेड, सॉरी, ट्रांसफर टू कैपिटल, nil। एक्सेस मनी 16, 24, 16 को करेंगे हम एडजस्ट और 24 को करेंगे हम रिफंड। अलॉटमेंट ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी आपकी 5 रुपी। 3 + 2, 5 रुपी से 2 लाख। एक्सेस एडजस्ट 16,000 का एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। अलॉटमेंट पेंडिंग 1,84,000। अलॉटमेंट पेंडिंग 1,84,000। जब एक ही कैटेगरी बचे तो टोटल का कॉलम ही बना लो सिर्फ, चलेगा, या टोटल का कॉलम नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, वर्किंग नोट है, ठीक है। अब यहां पे भी एक डिफॉल्टर है, यहां पे एक डिफॉल्टर है। A to whom 1,600 shares were allotted failed to pay allotment money। 1,600 शेयर्स थे उसके पास, हमें यहाँ पे अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स ही चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय शेयर होल्डर वही चाहिए, तो यहाँ वो दे रखा है इसलिए हमें निकालने का जरूरत नहीं है। अब उसके पास 1,600 शेयर्स हैं, तो उसने कितना कॉल्स इन एरियर किया होगा उन 1,600 शेयर्स पे? 8,000 नहीं किया होगा। ये कॉन्सेप्ट अब समझिए। यहाँ पे उसने 1,600 शेयर्स के उसको अलॉट किया, लेकिन उसने मांगे तो ज्यादा होंगे ना, अप्लाई तो ज्यादा के लिए किया होगा, प्रोरेटा अलॉटमेंट हुआ है ना। और यदि उसने ज्यादा के लिए अप्लाई किया होगा तो उसका भी एक्सेस बचा होगा, और उसका एक्सेस बचा होगा तो वो एक्सेस पार्ट उसका अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ होगा। तो उसका 16 × 5 8,000 पेंडिंग ही नहीं था, तो डिफॉल्ट कैसे करेगा 8,000 का? यहाँ पे एक पूरा कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, फिर लास्ट में शॉर्टकट दूंगा आपको। स्कूल में ये पूरा कैलकुलेशन ही करवाया जाएगा, इसलिए मैं वो बता देता हूँ कैसे बनेगा। उसका कॉल्स इन एरियर निकालने का तरीका आपको समझा रहा हूँ। पहले तो मालूम करिए कि उसने अप्लाइड कितना किया था, उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। हमारा अलॉटमेंट और अप्लाइड के बीच का रेशो है ये 48/40। 48/40। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड अपॉन अलॉटेड जाना है, अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड अपॉन अप्लाइड जाना है। यदि उसने 1,600 शेयर्स उसको अलॉट किए गए थे, यदि उसको 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए थे, इसका मतलब उसने कितना आएगा 1,920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। उसने 1,920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तभी उसे प्रोरेटा करके 1,600 शेयर्स अलॉट किए गए। अलॉटेड से अप्लाइड निकालना है A/B, अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है B/A।
ये याद रख लीजिए। अप्लाइड से अलॉटेड निकालना है, बी बाय ए करना है, और अलॉटेड से अप्लाइड निकालना है तो ए बाय बी करना है। तो उसको 1920 शेयर्स उसने अप्लाई किए थे और हमने उसको 1600 शेयर्स अलॉट किए, प्रोरेट अलॉटमेंट है। जब उसने 1920 शेयर्स अप्लाई किए होंगे तो इस 1920 शेयर्स पे ही आपको एप्लीकेशन मनी भेजी होगी। एप्लीकेशन मनी उसने 1920 शेयर्स पे 2 रुपीज 3840 रुपीज आपको एप्लीकेशन मनी दी होगी। लेकिन आपने इसका कितना ट्रांसफर टू कैपिटल किया? आपने इसके 1600 शेयर्स अलॉट किए हैं तो 3200 रुपीज ही कैपिटल में ट्रांसफर किया होगा। तो इसका भी आपके पास 640 का क्या बचा होगा? एक्सेस बचा होगा। फिर हमने इससे अलॉटमेंट कॉल किया, हमने इससे 1600 शेयर्स पे 5 रुपीज 8000 का अलॉटमेंट कॉल किया और उसमें हमने इसका जो एक्सेस पड़ा था उसे एडजस्ट कर दिया होगा। तो 7360 रुपीज ही इसका अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रहा है और ये पेंडिंग मनी उसने हमें पे नहीं किया, तो ये निकलेगी कॉल्स इन एरियर। ये वर्किंग नोट आपका बनेगा, अभी यहां मत बनाइएगा, नीचे जगह चाहिए मुझे। चलो ठीक है, ये इस तरह से उसका कॉल्स इन एरियर कैलकुलेट होगा। 1600 shares were allotted and allotted on pro rata basis. That means he applied for more definitely. Pro rata basis पे allot किया, इसका मतलब उसने ज़्यादा के लिए ही अप्लाई किया होगा। तो पहले तो ये मालूम करिए कि उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है, क्योंकि अप्लाई किया है उन्हीं नंबर ऑफ शेयर्स पे उसने आपको एप्लीकेशन मनी भेजी होगी। एप्लीकेशन मनी तो अप्लाइड शेयर्स पे देते हैं हम। तो उसने अप्लाई किया 1920 शेयर्स के लिए। अब ये 1920 कैसे आया? तो रेशो है अप्लाइड और अलॉटेड का 48 44 48 एंड 40, ये अप्लाइड और अलॉटेड का रेशो है। इसके अकॉर्डिंग उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उसे 1600 शेयर्स अलॉट किए। क्लियर यहाँ तक? अब उसने 1920 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो पर शेयर 2 रुपीज से उसने आपको एप्लीकेशन मनी दी। तो 1920 इंटू 2, टोटल एप्लीकेशन मनी उसने आपको शेयर की है, सेंड की है 3840। लेकिन हमने उसको 1600 शेयर्स ही अलॉट किए हैं, तो हमने उसका 1600 शेयर्स का 2 रुपीज पर शेयर 3200 रुपीज ही यूटिलाइज किया है ट्रांसफर टू कैपिटल। उसका भी एक्सेस मनी बचा 640। अब ये 640 जो उसका एक्सेस मनी बचा, ये एक्सेस मनी आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया होगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू बना उसका 8000 रुपीज और उस 8000 रुपीज में 640 एडजस्ट करने के बाद अलॉटमेंट में उसकी पेंडेंसी है 7360 और ये पेंडेंसी उसने क्लियर नहीं की है, तो यहां पे ये कॉल्स इन एरियर है। अब इसमें भी एक बात और बताऊंगा आगे चल के इस वर्किंग नोट के अंदर, बट अभी के लिए 7360 उसका कॉल्स इन एरियर है। ये हमारा अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर हो गया, तो यहां मैं लेस कर देता हूं कॉल्स इन एरियर। लेकिन ये तो हो गया पूरा प्रोसीजर वाला पार्ट। अब इसका शॉर्टकट समझा रहा हूं, शॉर्टकट समझना। वो 1600 शेयर्स जो उसको अलॉट किए गए वो किस कैटेगरी में है? इसमें, इस 40,000 में है, इसी में वो ये इन 40,000 पे एक्सेस एडजस्ट करने के बाद कितनी अलॉटमेंट मनी पेंडिंग चल रही है? 1,84,000। 1,84,000 रुपीज मिलने वाले हैं इनसे। ये 184 किन से मिलने हैं? पूरे 40,000 से मिलने वाले हैं। और इन 40,000 में वो 1600 वाला भी है। 1,84,000 रुपीज टू बी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स। पर शेयर कितना अमाउंट पेंडिंग है यहां से कैलकुलेट हो सकता है। हमें कितने शेयर्स का मालूम करना है? 1600 का मालूम करना है। सॉल्व करना।
7360 जो ये पूरे वर्किंग नोट से कैलकुलेट होके आया था वो डायरेक्टली एक कैलकुलेशन से ही सामने आ गया कि 7360 उसका कॉल्जिन एरियर है। इस शॉर्टकट से कॉल्जिन एरियर निकालिए, अपना काम हो गया, इतना लंबा वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट। फॉर्मूला मैंने इसका आपको लिखवाया हुआ है। क्या फॉर्मूला था देखिए, मैंने आपको कल लिखवाया था, व्हेन शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेशन ऑफ कॉल्जिन एरियर इन अलॉटमेंट। इसमें फॉर्मूला लिखा था हमने, पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, पेंडिंग मनी डिवाइडेड बाय टोटल अलॉटेड शेयर्स मल्टीप्लाई बाय अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर। पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, इस कैटेगरी की पेंडिंग अलॉटमेंट मनी, कैटेगरी सेम लेना, कैटेगरी गलत मत करना, इस कैटेगरी की पेंडिंग अलॉटमेंट मनी कितनी है 184। ये पेंडिंग अलॉटमेंट मनी है इस कैटेगरी की। इस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 40,000। 1,84,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर 1600 और आपको डायरेक्टली यहां से कॉल्जिन एरियर का अमाउंट मिल जाएगा। गॉट इट। यही करना, टाइम बच जाएगा, कैलकुलेशन रॉन्ग भी नहीं होगा, वरना वहां पे अलॉटेड से अप्लाइड निकालो, अप्लाइड का एप्लीकेशन मनी निकालो, फिर उसका ट्रांसफर निकालो, फिर एक्सेस एडजस्ट करो, फिर कैलकुलेट करो। सीधा लॉजिक है ना। 40,000 अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स पे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी 1,84,000 इज पेंडिंग। तो इसमें वो 1600 का भी पेंडिंग मनी इसी में है, तो प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, ये कॉल्जिन एरियर माइनस कर दीजिए, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड का अमाउंट आ गया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड 184 माइनस 7360, 1,84,000 माइनस 7360, 1,76,640। इसके आगे लिख लो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। डन। एंट्रीज, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कितना 120। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। एक्सेस भी तो एडजस्ट हो रहा है भाई, भूलो मत। कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है, एक्सेस एडजस्ट हुआ है और रिफंड हुआ है, तीनों काम हुए हैं इसमें से। 120 कैपिटल में ट्रांसफर कितना हुआ 80, एक्सेस एडजस्ट कितना हुआ 16, रिफंड कितना हुआ 24। अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट में प्रीमियम है, अलग करना है। अलॉटमेंट ड्यू हुआ 2 लाख। अब इसमें से 3 रुपीज कैपिटल और 2 रुपीज प्रीमियम अलग अलग करो। 3 रुपीज कैपिटल का 120 और 2 रुपीज प्रीमियम का 80। 40,000 शेयर्स पे 3 रुपए कैपिटल अलग किया, 40,000 शेयर्स पे 2 रुपी प्रीमियम अलग किया। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक डेबिट टू
शेयर अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ? 176,640। 176,640 कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना कॉल? 2 रुपए। 80,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000 कॉल रिसीव्ड। बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। क्या यहां कॉल्स इन एरियर है? देखें, दो लोगों का कॉल्स इन एरियर है, ए का भी और बी का भी। सर ए का कहाँ है? लिखा ही नहीं है। जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या फर्स्ट कॉल दे देगा? फर्स्ट कॉल देगा तो पहले अलॉटमेंट देगा, तभी तो फर्स्ट कॉल देगा। उसने तो अलॉटमेंट ही नहीं दिया अभी तक। क्या हमने उसके शेयर फोरफिट कर लिए? नहीं। तो उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, ये इम्प्लाइड बात है। यदि कोई अलॉटमेंट में एरियर करता है तो वो आगे की सारी कॉल में एरियर करेगा जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि उसने पे कर दिया, या जब तक क्वेश्चन ना बोल दे कि हमने शेयर फोरफिट कर लिए। हमने सारे शेयर फोरफिट किए हैं सेकेंड कॉल के बाद। इसका मतलब फर्स्ट कॉल पे उसका भी एरियर होगा। तो यहां पे 2 एरियर हो गए। कैलकुलेट करो कितना ड्यू था? 80 लेस कॉल्स इन एरियर ए बी। ए का 1600 शेयर्स पे 2 रुपीज 3200। बी का 2000 शेयर्स पे 2 रुपीज 4000। 7200 का कॉल्स इन एरियर। 72,800 हमें रिसीव होगा। ये एंट्री बनेगी 72,800 से। जहां भी एक्सेस मनी का प्रॉब्लम नहीं है ना, वहां आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। एक्सेस मनी नहीं है तो कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट निकल जाती है। जहां एक्सेस मनी एडजस्ट हुई है वहां पे आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्किंग नोट यहां बनेगा। फाइनल कॉल ड्यू। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितनी? 40,000 इंटू 3, 1,20,000। 3 रुपीज की फाइनल कॉल है। 40,000 इंटू 3, 120। यहां पे भी डिफॉल्ट है। हाँ, वो दोनों ही डिफॉल्ट है यहां पे भी। फाइनल कॉल रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। कैलकुलेट करो। ए का 1600 शेयर्स पे 3 रुपीज। बी का 2000 शेयर्स पे 3 रुपीज। 1,09,200 रुपीज। 1,09,200 रुपीज।
यहाँ तक अपने आप अपनी अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिए, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। डन। अब दोनों के शेयर फोरफीट करने हैं। फोर फीचर की एंट्री हमेशा अलग अलग बनाना, वरना वो कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करने में गड़बड़ हो जाता है। फोर फीचर का एंट्री पहले ए के शेयर फोरफीट करते हैं। एंट्री कौन बताएगा ए के शेयर फोरफीट करने की? क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम डेबिट होगा। हाँ, क्योंकि उसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट किया है और हमने अलॉटमेंट पे प्रीमियम मांगा था, तो प्रीमियम डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, गुड। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना। प्रीमियम डेबिट होगा, यस। प्रीमियम डेबिट तब होता है जब आप ड्यू बट नॉट रिसीव, जब आपने ड्यू किया हो और उसने उसी जगह डिफॉल्ट कर दिया हो। टू, कहाँ कहाँ डिफॉल्ट है इसका? अलॉटमेंट पे भी कॉल्स इन एरियर है, फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन एरियर है, और फाइनल कॉल में भी कॉल्स इन एरियर है। टू शेयर फोरफीटेड, बढ़िया। कैपिटल कितने अमाउंट से डेबिट होगी? कॉल्ड अप अमाउंट से। कितना कॉल कर चुके हैं हम अभी तक? पूरा 10 रुपए कॉल कर चुके हैं। सर 12 कॉल किया है ना? यस सर बोल गया आदमी। कॉल्ड अप अमाउंट में कैपिटल का पोर्शन लेते हैं, प्रीमियम नहीं लेते हैं। 10 रुपए कॉल्ड अप है, 1600 शेयर्स, 10 रुपए, 16,000 रुपीज। प्रीमियम 3,200। अब एक गड़बड़ है। हेलो। तो उसने जो भी पे किया है
वो तो एडजस्ट होगा। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जब भी कोई एक्सेस मनी एडजस्ट होती है तो वो एक्सेस मनी पहले कैपिटल से एडजस्ट होती है, उसके बाद प्रीमियम से एडजस्ट होती है। जब भी कोई एक्सेस मनी एडजस्ट होती है पहले वो कैपिटल वाले पार्ट में एडजस्ट होती है और फिर प्रीमियम वाले पार्ट में एडजस्ट होती है। तो मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि जो ये एक्सेस एडजस्ट हुआ उससे कहीं कैपिटल पूरी एडजस्ट तो नहीं हो गई। वैसे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है। अलॉटमेंट कितना ड्यू किया था आपने? 5 रुपए। अलॉटमेंट ड्यू कितना किया था? 5 रुपए। इस 5 रुपए में 3 रुपए कैपिटल का था और 2 रुपए प्रीमियम का था। ये मिला के 8,000 हुए थे। एक्सेस कितना एडजस्ट कर रहे हो? 640। ये 640 एडजस्ट किस में से किया जाएगा? कैपिटल वाले पोर्शन से एडजस्ट होगा पहले, और जब कैपिटल पूरी एडजस्ट हो जाए तो बचा हुआ प्रीमियम वाले पार्ट से एडजस्ट होगा। लेकिन यहां पे तो कैपिटल ही पूरी एडजस्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम उसने पे नहीं किया है। जब भी ऐसा कंडीशन है यहां पे आपको आके चेक करना पड़ेगा। मान लेते यदि इसका एक्सेस 5,000 होता, यदि इसका एक्सेस 5,000 होता तो क्या होता? कैपिटल पूरा एडजस्ट हो जाता और 200 रुपीज प्रीमियम में भी एडजस्ट होते, तो वहां पे फिर प्रीमियम 3,000 ही लिखना पड़ता, 3,200 नहीं। तो ये कैलकुलेशन यहां पे दिखानी है, ये चेक करना पड़ेगा आपको हर बार। अब इसका भी शॉर्टकट बता देता हूं, नहीं करना है इतनी मेहनत मेरे को। इसका शॉर्टकट, यहां पे पहले कॉल्स इन एरिया डालो, प्रीमियम मत लिखो। अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरिया कितना था? 7360। फर्स्ट कॉल 3200, फाइनल कॉल 4800। यही था ना उसका कॉल्स इन एरिया। ऊपर कैलकुलेटेड है भाई। अब प्रीमियम कैलकुलेट करो कितना बनता है? 3200 प्रीमियम बनता है। यहां प्रीमियम लिखने से पहले चेक कर लो कि ये इस अलॉटमेंट की कॉल्स इन एरियर से कम नहीं होना चाहिए। यहां प्रीमियम लिखने से पहले ये चेक कर लो कि ये अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर वाले अमाउंट से कम नहीं होना चाहिए। यहां प्रीमियम लिखने से पहले चेक कर लो कि अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर से कम नहीं होना चाहिए। यदि ये अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर से प्रीमियम ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां प्रीमियम लिखने से पहले चेक कर लो कि ये प्रीमियम अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ये अलॉटमेंट के कॉल्स इन एरियर से ज्यादा है तो इसका मतलब उधर प्रीमियम एडजस्ट हो चुका है। तो उस केस में शॉर्टकट, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, जो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरियर हो ना वही अमाउंट प्रीमियम में रख दो। ऊपर आपको वेरीफाई करवाता हूं। मान लेते हैं यहां पे इसका 5,000 एक्सेस हुआ होता, तो 5,000 एक्सेस, यदि इसका 5,000 एक्सेस हुआ रहता तो इसका कॉल्स इन एरियर कितना बनता? 3,000 ये बनता। यहां पे मैं कॉल्स इन एरियर आके लिखता अलॉटमेंट में कितना? 3,000, और यहाँ प्रीमियम कितना है? 3,200। नहीं सर, प्रीमियम ज्यादा नहीं हो सकता, तो यहाँ प्रीमियम भी आप कितना लिखोगे? 3,000। वेरीफाई कर लें। 5,000 एक्स्ट्रा था, पहले कैपिटल से एडजस्ट हो गया और फिर प्रीमियम से एडजस्ट हुआ। प्रीमियम कितना पेंडिंग चल रहा है? 3,000। वो 3,000 ही आएगा वहां पे। एक और बहुत बड़ी कैलकुलेशन आपकी मैंने यहाँ पे स्किप करवा दी है, ध्यान रखना ये वाला पार्ट भी। ये नोट करके देख लो, नोट कर लेना कहीं पे। प्रीमियम इन
प्रीमियम इन फोर फीचर एंट्री, प्रीमियम इन फोर फीचर एंट्री, प्रीमियम इन फोर फीचर एंट्री should not be more than premium in forfeiture entry should not be more than calls in arrear in allotment. Premium in forfeiture entry should not be more than calls in arrear in allotment. If yes, यदि ऐसा है तो क्या करना है? प्रीमियम अमाउंट विल बी equal to calls in arrear in allotment. Then premium amount will be equal to calls in arrear in allotment. फोरफीचर की एंट्री में प्रीमियम कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यदि है तो जो कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट है वही अमाउंट प्रीमियम में रख दीजिए। ठीक है, चलिए इसका तो फोरफीचर हो गया। बैलेंस बताओ। 8240। चलो बी के शेयर भी फोरफिट कर लो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, क्या प्रीमियम आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उसने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया है। क्या कर रहा है बेटा? उसने फर्स्ट कॉल में डिफॉल्ट किया है और उसने फाइनल कॉल में डिफॉल्ट किया है, वहां पे प्रीमियम नहीं था। कॉल्स इन एरियर इसकी 4000 एंड 6000। मैं आपको बोला था बहुत कम कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, लेकिन इसमें छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो एंट्री के अमाउंट को गड़बड़ कर देंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में। डन। एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने कवर किया। प्रो रेटा के केस में अलॉटमेंट में डिफॉल्ट, प्रो रेटा के केस में अलॉटमेंट में डिफॉल्ट। एक दो क्वेश्चन अभी और, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, फिर अब आपको शुरू करने होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए।